नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन लैंप पर। दोस्तों, आज से हम शिक्षा शास्त्र अर्थात बीएड की कक्षाएं प्रारंभ करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको शिक्षा मनोविज्ञान की कक्षाएं उपलब्ध कराई जाएंगी तथा साथ ही सीटेट, यूटेट, यूपीटेट, रीट और एसटेट के निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर सामाजिक विज्ञान, संस्कृत और हिंदी की कक्षाएं भी उपलब्ध कराने का हमारा प्रयास रहेगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपनी कक्षा। हमारा आज का प्रकरण रहेगा शिक्षा का अर्थ तथा शिक्षा के प्रकार। दोस्तों, मेरा नाम है संजय। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन लैंप पर। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपनी कक्षा, जहां हम शिक्षा के शाब्दिक अर्थ से बात करेंगे। तत्पश्चात हम शिक्षा का संकुचित अर्थ तथा उसके बाद शिक्षा के व्यापक अर्थ पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम शिक्षा के प्रकार औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा पर भी चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम शिक्षा के शाब्दिक अर्थ से। दोस्तों, शिक्षा शब्द हमारे संस्कृत की शिक्ष धातु से अप्रत्यय करने से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना अथवा सिखाना। अर्थात हम कह सकते हैं कि शिक्षा क्या है? एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया होती है, जहां पर हम किसी बालक को सिखाते हैं या फिर हम किसी अन्य से सीखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षा क्या है? एक सीखने-सिखाने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब लोगों की धारणा ऐसी है कि हम शिक्षा के लिए आंग्ल भाषा में, अंग्रेजी भाषा में एजुकेशन शब्द का प्रयोग करते हैं और इस एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है। ठीक है, एजुकेटम के साथ-साथ एक एजुकेयर शब्द और जुड़ता है, लैटिन भाषा का ही, जो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति करता है। ठीक है, और एजुकेटम जो शब्द है हमारा, वह भी लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है ई और दूसरा है ड्यूको, जिसमें ई का अर्थ होता है अंदर से तथा ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना। अर्थात इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एजुकेशन का अर्थ क्या होता है? बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना और उनका विकास करना। ठीक है, अभी हमने एक और शब्द की बात करी थी जिसका नाम था एजुकेयर। एजुकेयर का अर्थ होता है पालन-पोषण करना। ठीक है? पालन-पोषण अर्थात, या हम कह सकते हैं कि संवर्धन करना या पथ प्रदर्शन करना। अर्थात एजुकेशन ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा हम किसी बालक का मार्गदर्शन करते हैं, पथ प्रदर्शन करते हैं। ठीक है? ये था हमारा एजुकेशन का कुछ शाब्दिक अर्थ, जहाँ पर हम क्या देखते हैं, एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो शिक्षा शब्द है वह हमारा शिक्ष धातु से अप्रत्यय करने से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना सिखाना। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षा सीखने सिखाने की एक प्रक्रिया होती है तथा हमने देखा कि अंग्रेजी में शिक्षा के लिए एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है और एजुकेशन जो शब्द है वह लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से निष्पन्न हुआ है और एजुकेटम शब्द भी लैटिन भाषा के ही दो शब्द ई प्लस ड्यूको से मिलकर बना हुआ है। इसमें ई का अर्थ होता है अंदर से तथा ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना। अर्थात एजुकेशन का अर्थ क्या हो सकता है? बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना और उनका विकास करना। ठीक है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया है जो बालक की आंतरिक शक्तियों का विकास करती है, आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालती है और उनका विकास करने में मदद करती है। ठीक है, दोस्तों, ये तो था हमारा शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। अब हम देखते हैं शिक्षा का संकुचित अर्थ। संकुचित अर्थ में शिक्षा क्या होती है? आप ऐसे समझिए कि संकुचित अर्थ में शिक्षा किसी संस्थान के पास अर्थात विद्यालय के पास जाकर किसी निर्धारित पाठ्यक्रम में शिक्षा प्राप्त करना ही हमारी संकुचित अर्थ में शिक्षा होती है और हम इसे औपचारिक शिक्षा का रूप नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या कुछ है संकुचित अर्थ की शिक्षा। संकुचित रूप में शिक्षा का अर्थ उस शिक्षा से लिया जाता है जिसे बालक विद्यालय से प्राप्त करता है। ठीक है, संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ किससे लेते हैं हम? जिसे बालक किसी विद्यालय के पास जाकर के प्राप्त करता है। जैसे मानो आप और हम में से कोई शिक्षा प्राप्त करने वाला है और जब हम विद्यालय के पास जाकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, वही शिक्षा हमारी क्या होती है? संकुचित रूप में शिक्षा होती है। ठीक है,
आगे क्या लिखते हैं, इसमें छात्रों को वास्तविक जीवन के लिए तैयार करने हेतु विभिन्न विषयों का अध्ययन कराया जाता है। क्या है संकुचित अर्थ अर्थात औपचारिक शिक्षा में हम क्या करते हैं, छात्रों को अपने वास्तविक जीवन के लिए तैयार करते हैं। उसके लिए उन्हें विभिन्न विषयों का अध्ययन कराया जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे, आपने जब अध्ययन करा था, जब आप पढ़कर आए हैं स्कूल से, तो आपने देखा होगा आप विभिन्न प्रकार के विषयों को पढ़ते हैं। उन विषयों का चयन आप करते हैं जो आपके भावी जीवन में काम आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई अगर डॉक्टर बनना चाहता है, तो वो साइंस के विषय को लेता है, और कोई फिजिकल के एरिया में जाना चाहता है, तो फिजिकल के एरिया, या फिर कोई बैंकिंग वगैरह के एरिया में जाना चाहता है, तो वहाँ पर कॉमर्स के सब्जेक्ट का चयन करता है। ठीक है? तो इसी प्रकार से हम वहाँ पर क्या करते हैं, केवल बालक को उसके वास्तविक जीवन के लिए तैयार करते हैं। ठीक है? इसके लिए अलग-अलग पाठ्यक्रमों का निर्माण कराया जाता है। अब आप देखते होंगे कि बच्चों के वास्तविक जीवन के लिए अलग-अलग पाठ्यक्रमों का निर्माण कराया जाता है। वहाँ पर कॉमर्स अलग से पढ़ाई जाती है, साइंस अलग से पढ़ाया जाता है, आर्ट्स अलग से पढ़ाई जाती है, और गणित अलग से पढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से विभिन्न पाठ्यक्रमों का निर्माण होता है, तथा उनके अनुसार ही छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती है। उन्हीं पाठ्यक्रमों के आधार पर हम छात्रों को शिक्षा प्रदान करते हैं। उस पाठ्यक्रम से बाहर जाकर के हम छात्रों को, विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते हैं। जो पाठ्यक्रम उनके आधार पर बना हुआ है, उसी आधार पर उनको क्या है, शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है? विद्यार्थियों को कुछ ही विशिष्ट व्यवहार का परीक्षण दिया जाता है। अब क्या है, विद्यार्थियों को क्या करा जाएगा, कुछ ही विशिष्ट व्यवहार का वहाँ पर परीक्षण दिया जाएगा। ठीक है? जिससे विद्यार्थी क्या हो सकते हैं, निश्चित पाठ्यक्रम को, निश्चित अर्थात जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उनका, उस पाठ्यक्रम को वो पढ़कर क्या कर सकते हैं, अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं। केवल इतने ही उनको विशिष्ट व्यवहार सिखाए जाते हैं। ठीक है? केवल इतने विशिष्ट व्यवहार जिससे विद्यार्थी अपने पाठ्यक्रम को पढ़ ले और पढ़कर उनको पास कर ले। इतना ही हमारा संकुचित अर्थ में शिक्षा होती है। जहाँ जहाँ पर हमने क्या देखा कि संकुचित अर्थ में शिक्षा, बालक क्या करता है, अपने विद्यालय के पास जाता है और विद्यालय के पास जाकर के शिक्षा प्राप्त करता है, जिसमें उसे उसके वास्तविक जीवन के लिए अलग-अलग विषयों का अध्ययन कराया जाता है। चाहे वो अंग्रेजी है, गणित है, हिंदी है, विज्ञान है, इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, या फिर हम कॉमर्स के सब्जेक्ट देखते हैं जहाँ पर हम बिज़नेस स्टडीज़ वगैरह देखते हैं। तो इस प्रकार के विभिन्न विषयों का अध्ययन उसके वास्तविक जीवन के लिए कराया जाता है, और अलग-अलग पाठ्यक्रमों का निर्माण होता है जिसके अनुसार उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है, और विद्यार्थियों को वहाँ पर कुछ ही, मतलब थोड़ा ही विशिष्ट व्यवहारों का अध्ययन कराया जाता है, परीक्षण दिया जाता है, ताकि विद्यार्थी क्या कर सकें, अपने निर्धारित पाठ्यक्रम को, निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़ करके अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर सकें। ठीक है, अब देखते हैं क्या हमारी किसी मैकेंजी महोदय ने क्या परिभाषा दी है संकुचित अर्थ में। कहते हैं, संकुचित रूप से शिक्षा का अर्थ हमारी शक्तियों के विकास के लिए चैतन्य पूर्वक किए गए प्रयासों से है। ठीक है? क्या लिखते हैं मैकेंजी महोदय कि संकुचित रूप में शिक्षा का अर्थ क्या है, हमारी शक्तियों के विकास के लिए जो चेतनता पूर्वक किए गए प्रयास हैं, अर्थात हमने या हमारे किसी भी ऐसे इष्ट ने जो हमारे लिए क्या करा है, चैतन्य पूर्वक हमारी शक्तियों के विकास के लिए चैतन्य पूर्वक प्रयास किए हैं, वही प्रयास क्या होते हैं, संकुचित रूप में शिक्षा कहलाती है। ठीक है? अब क्या होता है, हम तो करते ही करते हैं अपने शक्तियों के विकास के लिए चैतन्य पूर्वक परिश्रम, चैतन्य पूर्वक पूर्वक प्रयास। हमारे शिक्षक गण भी जो हमें पढ़ा रहे होते हैं किसी विद्यालय में, किसी विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में, तो वो भी चैतन्यता पूर्वक प्रयास करते हैं, ताकि हमारी शक्तियों का क्या हो सके, विकास हो सके। ठीक है? दोस्तों, अब बात करते हैं हम शिक्षा के व्यापक अर्थ में। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ हमने देख लिया, शिक्षा का संकुचित अर्थ हमने देख लिया, अब हम देखते हैं शिक्षा का व्यापक अर्थ। ठीक है? जहाँ पे क्या लिखते हैं, व्यापक अर्थ में शिक्षा समाज में सदैव चलने वाली उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है? व्यापक अर्थ में शिक्षा क्या है, समाज में चलने वाली, सदैव चलने वाली, हमेशा चलने वाली उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान कौशल में वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, और इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बनाया जाता है। ठीक है? क्या बताया मैंने कि व्यापक अर्थ में शिक्षा हमेशा हम समाज में चलती रहती है, और एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा हम मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास करते हैं। जन्मजात अर्थात जो उसे जन्म से प्राप्त शक्तियां हैं, उन शक्तियों का विकास
कराया जाता है और साथ में क्या होता है, उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि करी जाती है। उसकी जो नॉलेज है, उसकी जो स्किल्स हैं, वो हमारी क्या करा जाता है, व्यापक अर्थ में अर्थात किसी विद्यालय के पास ना जाकर के समाज से शिक्षा प्राप्त करना, अर्थात अनौपचारिक रूप में शिक्षा प्राप्त करना, ठीक है? तो उसमें क्या करते हैं हम, उनके ज्ञान को, उनके नॉलेज को और उनके कौशल को, उनके स्किल्स को हम उनका भी विकास करते हैं, उनकी भी वृद्धि करते हैं एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। जब विद्यार्थी अपने समाज से सीखता है, कोई बालक, कोई मनुष्य अपने समाज से सीखता है, तो उसके व्यवहार में एक-दूसरे को देखकर परिवर्तन आता है। तो इस प्रकार से हम परिवर्तन कर सकते हैं और इस प्रकार उसे सभ्य नागरिक बनाया जा सकता है, सुसंस्कृत नागरिक बनाया जा सकता है और एक योग्य नागरिक बनाया जा सकता है, ठीक है? इसलिए व्यापक शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है, व्यापक अर्थ में, ठीक है? तो क्या देखा, व्यापक अर्थ में शिक्षा क्या होती है, जो हमेशा सदैव सदैव हमारे जीवन में चलती है और एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास होता है और उनमें ज्ञान और कौशल की वृद्धि की जाती है, उनका वातावरण का, उनके व्यवहार का परिवर्तन किया जाता है और उसे इस प्रकार सुसभ्य और सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बनाया जाता है, ठीक है? अब हम देखते हैं कि व्यापक अर्थ में शिक्षा की क्या परिभाषा दी गई है। मैकेंजी महोदय द्वारा ही व्यापक अर्थ में शिक्षा की परिभाषा दी जाती है। व्यापक अर्थ से व्यापक अर्थ के रूप में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है तथा जीवन के प्रत्येक अनुभवों से उसमें वृद्धि होती रहती है, ठीक है? क्या बताया कि व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है, अर्थात हमेशा चलती है, जन्म से लेके मरण तक चलती है, मृत्यु तक चलती है, जीवन पर्यंत चलती है और जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसमें वृद्धि होती रहती है। हमारे जीवन के जितने भी अनुभव होंगे, जितना भी एक्सपीरियंस हम करेंगे, जितना भी अनुभव करेंगे, उन अनुभवों से व्यापक शिक्षा में क्या होती है, वृद्धि होती रहती है। उनका कभी भी उनमें निम्नता नहीं आएगी, उनकी हमेशा क्या होगी, वृद्धि होगी, उनका विकास होगा, ऐसा मैकेंजी महोदय का मानना है, ठीक है? दोस्तों, अब हम बात करते हैं शिक्षा के वास्तविक अर्थ में। वास्तविक अर्थ में शिक्षा होती क्या है, ठीक है? तो देखिए क्या कहते हैं, वास्तविक रूप में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया मानी जाती है जो बालक के पैदा होने से मरण तक चलती है, ठीक है? क्या बताया मैंने कि वास्तविक रूप में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया मानी जाती है जो बालक के जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक चलती रहती है, जिसके द्वारा हम बालक के विभिन्न पक्षों का विकास कर सकते हैं। शारीरिक विकास कर सकते हैं, मानसिक विकास कर सकते हैं, गत्यात्मक विकास उसका कर सकते हैं और क्रियात्मक क्रिएटिव विकास उसका कर सकते हैं, नैतिक विकास और चारित्रिक विकास उसका हम कर सकते हैं और जिससे बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास कर अपने लोगों और अपने वातावरण के साथ संबंध व संतुलन स्थापित करता है। अब जब उसकी शक्तियों का विकास होगा, उसके विभिन्न पक्षों का विकास होगा, तो बालक क्या करेगा, अपनी जन्मजात शक्तियों को विकसित करेगा। अभी तक तो क्या था, हम बालक के विभिन्न पक्षों का विकास कर रहे थे, उनको फिजिकली डेवलप कर रहे हैं, मेंटली डेवलप कर रहे हैं, स्पिरिचुअली डेवलप कर रहे हैं, क्रियात्मक हम अर्थात क्रिएटिव रूप से उन्हें डेवलप कर रहे हैं, नैतिक हमें मॉरल वैल्यू हम उनकी डेवलप करते हैं और उनका बिहेवियर डेवलप कर रहे थे। लेकिन अब जब उनका ये सारी चीजें विकसित हो जाती हैं, जब वो डेवलप हो जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तब वो अपनी जन्मजात शक्तियों का अर्थात जो जन्म से प्राप्त उनकी शक्तियां हैं, उन शक्तियों का विकास करके अपने लोगों के साथ और अपने वातावरण के साथ संबंध और अपना संतुलन स्थापित करते हैं। जब तक उनकी आंतरिक शक्तियों का विकास नहीं होगा, जब वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित नहीं होंगे किसी के साथ संबंध बनाने के लिए, अपना संतुलन स्थापित करने के लिए, तब तक वो अपना संतुलन या अपना संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनके सभी पक्षों का विकास करना ज़रूरी है और उनकी आंतरिक शक्तियों का विकास करना ज़रूरी है, ताकि वो अपने वातावरण से घुल-मिल सकें, अपने लोगों से अपना संबंध स्थापित कर सकें। आगे क्या लिखते हैं देखिए, इसमें बालक के अनुभव एवं सामाजिक प्रयास दोनों शामिल होते हैं। इसमें बालक के अनुभव और सामाजिक प्रयास दोनों को ही शामिल किया जाता है, ठीक है? वास्तविक रूप में जो शिक्षा होती है, उसमें बालक का जितना अनुभव है, जितना उसने एक्सपीरियंस किया है और जितने भी सामाजिक प्रयास हैं, अर्थात संतुलन स्थापित करने में, वातावरण के बीच में, लोगों के बीच में संबंध स्थापित करने में जितने भी सामाजिक प्रयास किए गए और जितना भी बालक का अनुभव था, वो दोनों ही शामिल होते हैं, ठीक है? ये था वास्तविक रूप में शिक्षा। वास्तविक रूप में शिक्षा क्या देखी हमने कि एक ऐसी प्रक्रिया जो क्या है, जीवन बालक के पैदा होने से उसके मरण तक, उसकी मृत्यु तक चलती रहती है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, उसके विभिन्न पक्षों का विकास करते हैं। जैसे
शारीरिक पक्ष है, मानसिक पक्ष है, गत्यात्मक पक्ष है और क्रियात्मक पक्ष है, नैतिक पक्ष है, चारित्रिक पक्ष है। इन आदि पक्षों का हम क्या कर सकते हैं? विकास कर सकते हैं। जीवन पर्यंत जब मानो एक बालक का जन्म हुआ और जन्म से ही उसका विकास शुरू हो गया, उसके विभिन्न पक्षों का विकास उसकी मृत्यु तक होता रहा, ठीक है? जिससे क्या होता है, बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास होगा। अभी तक तो उसके विभिन्न पक्षों का विकास करा, उसके बाद हम शिक्षा से ही बालक की जन्मजात शक्तियों को विकसित करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, ठीक है? उनके भावी जीवन के लिए। और इस कारण वह क्या करता है, अपने लोगों के साथ संबंध स्थापित कर सकता है और अपने वातावरण में संतुलन स्थापित कर सकता है। उसका वातावरण अर्थात उसका परिवार, उसका उसके दोस्त वगैरह, उसका विद्यालय, वहां पर वो अपने दोस्तों के साथ अपना संबंध स्थापित करेगा, अपना संतुलन बनाएगा। यदि बालक को विकसित नहीं किया जाएगा, उसके विभिन्न पक्षों का विकास नहीं किया जाएगा, तो बालक लोगों के साथ या अपने वातावरण से संतुलन स्थापित नहीं कर सकता है। लोग उसे अपने से दूर रखना पसंद करेंगे। यदि वो लोगों के अनुसार नहीं होगा या लोगों को लोगों के वातावरण में वो फिट नहीं बैठता होगा, तो लोग उसे अपने आप से क्या करेंगे? दूर रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है? चलिए, अब हम बात करते हैं शिक्षा की परिभाषा पे। शिक्षा की विभिन्न दार्शनिक हमारे हुए हैं, जो जिस पर ज्यादातर हम भारतीय दार्शनिकों की बात करेंगे। देखते हैं टी रेमेंड के अनुसार, टी रेमेंड महोदय क्या कहते हैं? शिक्षा मानव जीवन के विकास की वह प्रक्रिया है जो शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। शिक्षा विकास क्रम है जिसे मानव अपने आप को आवश्यकता अनुसार भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक वातावरण बना लेता है। क्या बताया? शिक्षा मानव जीवन की विकास की वह प्रक्रिया है। वह प्रक्रिया कौन सी? जो शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। शैशवावस्था अर्थात जन्म होने के बाद बचपन से चलती है और प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था तक, बूढ़ी अवस्था तक अर्थात जवानी की अवस्था तक चलती रहती है। और शिक्षा एक विकास क्रम है। अब प्रश्न बनता है कि शिक्षा एक विकास क्रम किसके अनुसार है? तो इसका आंसर होगा टी रेमंड, ठीक है? तो टी रेमंड महोदय के अनुसार शिक्षा एक विकास क्रम है, अर्थात हमारा विकास एक क्रम में होता है, ठीक है? जिससे मानव अपने आप को आवश्यकता अनुसार भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। और शिक्षा एक ऐसा विकास क्रम है, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके अनुसार मनुष्य, जिसके अनुसार मानव क्या करता है? अपने आप को आवश्यकता अनुसार भौतिक और सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। जैसा भौतिक वातावरण है, जैसा सामाजिक वातावरण है और जैसा उसका आध्यात्मिक वातावरण है, उस वातावरण के अनुकूल अपने आप को वो बना लेता है, ठीक है? तो क्या देखा हमने, टी रेमंड महोदय ने क्या बताया शिक्षा के विषय में, क्या परिभाषा दी कि शिक्षा मानव जीवन विकास की वह प्रक्रिया है जो शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। और शिक्षा एक विकास क्रम है जिसके द्वारा मानव क्या करता है? अपने आप को आवश्यकता महसूस होने पर भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, आध्यात्मिक वातावरण के जैसा बना लेता है। अब हम देखते हैं महात्मा गांधी महोदय के अनुसार। महात्मा गांधी महोदय ने क्या कहा था? शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का सर्वांगीण विकास तथा सर्वोत्तम विकास से है, ठीक है? क्या लिखते हैं हमारे महात्मा गांधी महोदय कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय क्या है, मेरा मतलब क्या है? बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा और आत्मा के सर्वांगीण विकास तथा सर्वोत्तम विकास से है। महात्मा गांधी का मानना था कि शिक्षा वही है जो मनुष्य या बालक के शारीरिक विकास करती है, उसका मस्तिष्क का विकास करती है, मानसिक विकास करती है, उसका आत्मीय विकास करती है और उसका सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास करती है, सबसे अच्छा विकास करती है, वही शिक्षा होती है महात्मा गांधी जी के अनुसार, ठीक है? अब हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद महोदय के अनुसार। स्वामी विवेकानंद महोदय ने क्या कहा कि मनुष्य में पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। अर्थात मनुष्य में जो पूर्व निहित है, अर्थात पहले से ही निहित पूर्णता है, पहले से निहित जो ज्ञान है, उस ज्ञान को अभिव्यक्त करना ही, उस ज्ञान को बतलाना ही, कहना ही क्या होता है? शिक्षा होता है, ठीक है? स्वामी विवेकानंद ने कहा जो मनुष्य के अंदर पहले से ही निहित है, पूर्व निहित पूर्णता है, पूर्व निहित परिपूर्णता है, जो ज्ञान है उसकी अभिव्यक्ति करना, उसको बतलाना, उसको कहना ही शिक्षा होती है, ठीक है? अब हमारे शंकराचार्य महोदय हुए हैं। शंकराचार्य महोदय कहते हैं
आत्मज्ञान ही शिक्षा होती है। अर्थात अपना ज्ञान कर लेना ही, अपने आप को जान लेना ही शिक्षा कहलाता है। मैं कौन हूँ, यह ज्ञान प्राप्त कर लेना ही शिक्षा है। ठीक है, कबीरदास का भी जो हमारे प्रसिद्ध कवि हुए हैं, कबीरदास हुए हैं, या कश्मीरी भाषा की कवयित्री हुई है हमारी ललद्यद, उनका मानना भी यही है कि हम कौन हैं, यह पहचान लेना ही हमारी सबसे बड़ी पहचान होती है, सबसे बड़ी शिक्षा होती है। ठीक है, उसी प्रकार से हमारे शंकराचार्य महोदय भी एक परिभाषा देते हैं कि शिक्षा को अपने आप को जान लेना ही क्या होता है, शिक्षा होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अरस्तु महोदय ने क्या बात कही है। अरस्तु महोदय का मानना था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। अर्थात एक स्वस्थ शरीर का निर्माण करना और उस स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा होता है अरस्तु महोदय के अनुसार। ठीक है, तो दोस्तों हमने ये देखा, इसमें शिक्षा के अर्थ, शिक्षा की परिभाषाएं देख ली, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ देख लिया, शिक्षा का संकुचित अर्थ देख लिया, शिक्षा के व्यापक अर्थ पे हमने चर्चा कर ली, तथा शिक्षा के वास्तविक अर्थ पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं शिक्षा के प्रकारों पर। शिक्षा के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, उन पर बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले देखते हैं शिक्षा के प्रकार। फर्स्ट प्रकार हमारा है औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। ये तीन प्रकार की शिक्षा होती है, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। औपचारिक शिक्षा हम उसे कह सकते हैं जब जैसे हम अभी संकुचित अर्थ में शिक्षा पढ़ करके आए हैं। और अनौपचारिक शिक्षा अर्थात किसी विद्यालय के पास ना जाकर के समाज से शिक्षा प्राप्त करना, अनौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा भी कुछ इसी प्रकार की होती है, जैसे मुक्त अधिगम हम कहते हैं, घर बैठे हमें शिक्षा प्राप्त हो रही है। जैसे मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, या विभिन्न जो भी चैनल्स हैं हमारे यूट्यूब के जो आपको अध्ययन करवाते हैं, वो सारे निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अब अपना हम औपचारिक शिक्षा का प्रकार। अर्थात औपचारिक शिक्षा होती क्या है। ठीक है, वह शिक्षा जो विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय में चलती है, औपचारिक शिक्षा कहलाती है। ये बात आप ध्यान रखना, औपचारिक शिक्षा किसी संगठन के पास होती है, संगठन के पास जाकर के प्राप्त की जा सकती है। अर्थात हम विद्यालय के पास जा रहे हैं, हम महाविद्यालय अर्थात कॉलेज, विश्वविद्यालय अर्थात यूनिवर्सिटी के पास जाते हैं, वहां जो शिक्षा चलती है वह औपचारिक शिक्षा कहलाती है। ठीक है, आगे क्या लिखते हैं, इस शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या और शिक्षण विधि सब निश्चित होते हैं। अर्थात जो औपचारिक शिक्षा है हमारी, उसके जितने भी उद्देश्य हैं, उसकी जो भी पाठ्यचर्या है, क्या पढ़ाया जाना है, क्या नहीं पढ़ाया जाना है, या किस शिक्षण विधि का प्रयोग करना है, वो पहले से निश्चित होती हैं। आपको व्याख्यान विधि का प्रयोग करना है, दृष्टांत विधि का प्रयोग करना है, आगमन निगमन विधि कौन सी विधि है, ह्यूरिस्टिक विधि है या प्रश्नोत्तर विधि है, कौन सी विधि ऐसी है जिसका आपने प्रयोग करना है, वो सब पहले से निहित होती हैं। आपको क्या पढ़ाना है, आपको शिक्षा मनोविज्ञान में क्या पढ़ाना है, कोई सिद्धांत पढ़ाने हैं, शिक्षा का अर्थ पढ़ाना है, प्रकार पढ़ाने हैं, क्या पढ़ाना है, ये सारी पाठ्यचर्या पहले से उसमें निश्चित कर दी जाती है और यह पूर्ण योजनाबद्ध होती है। और जो हमारी औपचारिक शिक्षा है वो कैसी होती है, पूर्ण योजनाबद्ध होती है। पहले से ही इसमें योजनाएं बनाई जाती हैं और इन्हें योजना के आधार पर ही क्या किया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है, और इसकी योजना बहुत कठोर होती है। औपचारिक जो हमारी शिक्षा है उसकी योजना बहुत ज़्यादा कठोर होती है, ठीक कठिन योजना होती है, क्योंकि पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षा प्राप्त करनी होती है, इसलिए इसकी जो योजना होती है वो कठोर होती है। एक पूरे साल का पहले पाठ्यक्रम निर्धारित करना होता है कि एक साल में विद्यार्थियों को कितना हमने प्रदान करना है, कितना विद्यार्थी ग्रहण कर सकते हैं, उसी के आधार पर हमने शिक्षा विद्यार्थियों को प्रदान करनी होती है। ठीक है, इसलिए इसकी जो योजना होती है वो थोड़ा कैसी होती है, कठोर होती है। ठीक है, अब इसके कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करें तो देखते हैं कि मुख्य बिंदु क्या हैं। इसमें सीखने वालों को विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की समय सारणी के अनुसार कार्य करना होता है। ये बात आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इसमें जो सीखने वाला है और सिखाने वाला है उसको भी, दोनों को भी, ठीक है। विद्यालय द्वारा, महाविद्यालय द्वारा, विश्वविद्यालय द्वारा जो भी समय सारणी बनाई गई है, जो भी टाइम टेबल बनाया गया है, उसी टाइम टेबल के आधार पर कार्य करना है। ये नहीं कि विद्यालय या कॉलेज सुबह 7 बजे का है और आप 10 बजे स्कूल, कॉलेज, विद्यालय में पहुंच रहे हैं, ऐसा नहीं किया जा सकता। जो समय सारिणी होगी, जो टाइम टेबल होगा, उसी टाइम टेबल के आधार पर आपको कार्य करना होगा। ठीक है, इसमें परीक्षा लेने तथा प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया होती है। ये बात आप सब लोग अच्छे से जानते हैं कि जब हम विद्यालय में पढ़ते हैं तो हमें प्रति वर्ष जब हम अपना सत्र
उत्तीर्ण कर लेते हैं, तो उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण करने के बाद हमें प्रमाण पत्र या फिर क्या है डिग्री आदि प्रदान की जाती है। ठीक है? अब जब हम महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों में रहते हैं तो हमें डिग्री प्रदान की जाती है और जब हम विद्यालयों में रहते हैं तब हमें क्या है प्रमाण पत्र जिन्हें हम सर्टिफिकेट्स कहते हैं वो प्रदान किए जाते हैं। ठीक है? शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ठीक है? औपचारिक शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह क्या करती है, व्यक्ति है, समाज है और राष्ट्र है, उसकी जितनी भी आवश्यकताएँ हैं, उन आवश्यकताओं को की क्या करती है, पूर्ति करती है। मानो एक व्यक्ति की आवश्यकता है कि वह जॉब ले ले, जॉब प्राप्त कर ले, तो उसको एक नौकरी प्राप्त कर ले, एक व्यवसाय प्राप्त कर ले, तो उसको व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, एक औपचारिक संगठन के पास जाकर के शिक्षा प्राप्त करनी होगी, पहले सर्टिफ़िकेट्स लेने होंगे, अचीव करने होंगे, पहले प्रमाण पत्र ग्रहण करने होंगे, तब जाकर के व्यक्ति की आवश्यकताएँ पूरी की जा सकती हैं और समाज समाज की कुछ आवश्यकताएँ हैं, समाज को एक योग्य नागरिक चाहिए, तो योग्य नागरिक हम कैसे बना सकते हैं? औपचारिक शिक्षा के माध्यम से हम उनमें योग्यता का विकास कर सकते हैं, ठीक है? एक योग्य नागरिक बनाने के लिए या योग्य पद पर किसी को आसीन करने के लिए और राष्ट्र की आवश्यकताओं को राष्ट्र की क्या आवश्यकता अर्थात हमारे देश की क्या आवश्यकता है, जो मनुष्य शिक्षा के माध्यम से पूरा कर सकता है, ठीक है? वही औपचारिक शिक्षा हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, हमारे राष्ट्र की, हमारे देश की, हमारे समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यह व्यक्ति में ज्ञान कौशल का विकास करती है और उसे किसी उद्योग अथवा व्यवसाय के योग्य बनाती है, ठीक है? अब क्या करती है हमारी औपचारिक शिक्षा ज्ञान कौशल का विकास करती है, व्यक्तियों के ऊपर ज्ञान कौशल का क्या करेगी विकास करेगी अर्थात नॉलेज स्किल्स को डेवलप करेगी। जितना भी ज्ञान है, जितना भी विद्यार्थी या किसी मनुष्य के पास ज्ञान है, उस ज्ञान का विकास करती है और उसे क्या करती है किसी उद्योग अथवा व्यवसाय के लिए अथवा किसी बिज़नेस के लिए क्या करती है योग्य बनाती है। इतना ज्ञान उनके अंदर विकसित किया जाता है, इतने नॉलेज स्किल्स उसके अंदर डेवलप किए जाते हैं कि वह क्या कर सके अपने उद्योग के लिए कि कोई उद्योग उसे चलाना है, वह उद्योग कंपनी वगैरह उसने चला ली या कोई व्यवसाय, कोई बिज़नेस उसने करना है, प्रॉपर्टी का बिज़नेस है या अन्य कोई उसका बिज़नेस है, वो बिज़नेस उसने करना है, उसके योग्य बनाती है, ठीक है? ऐसा हम स्किल्स विद्यार्थियों के अंदर विकसित करते हैं, डेवलप करते हैं, जिनके माध्यम से विद्यार्थी क्या करता है, अपने आप को और ज़्यादा विकसित कर सकता है, अपने व्यवसाय को लेकर के, अपने बिज़नेस को लेकर के, ठीक है? आगे हम देखते हैं यह शिक्षण व्यय साध्य होती है। ये बात आप सब लोग अच्छे से जानते हैं कि जो औपचारिक शिक्षा है वह कैसी है? व्यय साध्य है अर्थात इस पे खर्चा अधिक होता है, ठीक है? इसमें धन, समय, ऊर्जा अधिक मात्रा में व्यय होती है। धन होता ही होता है, आप देखते हैं कि औपचारिक शिक्षा जब हम प्राप्त करते हैं किसी विद्यालय के पास जाकर के, तो उसमें कितना ज़्यादा धन लग जाता है, महीने के हज़ारों रुपए, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं और 7-8 घंटे का समय हमने वहाँ विद्यालय में देना है, 8-8 घंटे हमने विद्यालय में बैठे रहना है, तो इस प्रकार से समय भी बहुत ज़्यादा लगता है और ऊर्जा लगातार 7 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे बैठे रहना है एक संस्थान में, एक कक्षा के अंदर, तो इस प्रकार से हमारी ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में खत्म हो जाती है और आजकल आप विद्यार्थियों को देखते होंगे कि विद्यार्थी थके-थके से घर आते हैं स्कूल से, वो इसी कारण क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक उन्हें एक जगह, एक स्थान पर बैठे रहना है, बहुत लंबा समय है, ठीक है? तो इस कारण उनकी जो ऊर्जा है, जो उनकी शक्ति है, वो शक्ति उनकी जो पावर है, वो धीरे-धीरे क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है, ठीक है? तो इस प्रकार से हमारी जो औपचारिक शिक्षा है, ठीक है? औपचारिक शिक्षा कैसी है, किसी विद्यालय या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के पास उसकी समय सारिणी बनी है, उसके अनुसार शिक्षा हमने प्रदान करनी है, विद्यार्थी ने प्राप्त करनी है और इसमें हम आप लोग सब देखते हो, जानते हो कि प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं और क्या होता है, इसके माध्यम से हम विद्यार्थियों को विकसित करते हैं, उनका विकास करते हैं ताकि वो अपने व्यवसाय को लेकर के, अपने बिज़नेस को लेकर के योग्य नागरिक बन सकें और यह एक व्ययसाध्य शिक्षण है अर्थात इसमें रुपया बहुत ज़्यादा खर्च होता है, धन बहुत ज़्यादा खर्च होता है और समय की बर्बादी होती है और ऊर्जा भी अत्यधिक मात्रा में 7-8 घंटे एक संस्थान में, एक कक्षा के अंदर बैठे रहना है निरंतर, बहुत ज़्यादा ऊर्जा ऊर्जा का वहाँ पे क्या होता है, खत्म होती है, ऊर्जा कम होने लगती है, ठीक है? चलिए अब हम बात करते हैं निरौपचारिक शिक्षा की, ठीक है? जो औपचारिक शिक्षा की भांति विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की सीमा में नहीं बाँधी जाती है, अर्थात निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है, जो किसी विद्यालय
विश्वविद्यालय या महाविद्यालय की सीमाओं में, बाउंड्रीज में नहीं बांधी जाती है, अर्थात उनसे मुक्त होती है। परंतु औपचारिक शिक्षा की तरह इसके उद्देश्य और पाठ्यचर्या निर्धारित होती हैं। जैसे ही औपचारिक शिक्षा में क्या होता है, पाठ्यचर्या निर्धारित की जाती है, उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, वैसे ही इसकी भी पाठ्यचर्या क्या करी जाएगी, निर्धारित करी जाएगी। इसके भी उद्देश्य निर्धारित किए जाएंगे। केवल अंतर योजना में होता है। ठीक है, केवल अंतर कहाँ है, योजना में है। योजना बहुत लचीली होती है। इसकी जो योजना है वो कैसी होगी, बहुत ज़्यादा लचीली होगी। औपचारिक शिक्षा की हमने जब योजना देखी तो वो कठोर योजना थी, ठीक है। लेकिन इसकी जो योजना होती है वो कैसी होती है, लचीली होती है। कैसे लचीली होती है ये चीज़ हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो क्या देखा हमने औपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा में, औपचारिक शिक्षा की भांति हमें विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है, महाविद्यालय विश्वविद्यालय कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। परंतु औपचारिक शिक्षा में जिस तरह उद्देश्य और पाठ्यचर्या निर्धारित थी, वैसे ही निरौपचारिक शिक्षा में भी उद्देश्य और पाठ्यचर्या निर्धारित होती हैं, ठीक है। केवल अंतर होता है तो इतना केवल कि योजना इसकी बहुत ज़्यादा लचीली होती है और औपचारिक शिक्षा की बहुत ज़्यादा कठोर होती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसके कुछ प्रमुख बिंदु, कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करें तो इसका मुख्य उद्देश्य सामान्य शिक्षा का प्रसार और शिक्षा की व्यवस्था करना है। निरौपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, सामान्य शिक्षा का प्रसार करना, अर्थात लोगों को शिक्षा के बारे में सामान्य रूप से बताना, सामान्य लोगों के बीच में शिक्षा को प्रोत्साहन देना, ठीक है। और शिक्षा की व्यवस्था करना, ठीक है, लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना। कैसे शिक्षा की व्यवस्था करना, घर बैठे-बैठे उनके लिए कुछ शिक्षा के कार्यक्रमों का आयोजन करवाना जिससे वो शिक्षा के बारे में जान सकते हों, ठीक है। अगला बिंदु क्या है देखिए, इसकी पाठ्यचर्या सीखने वालों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर निश्चित की गई है, ठीक है। जो निरौपचारिक शिक्षा है उसकी जो पाठ्यचर्या है वह सीखने वालों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा है, अर्थात सीखने वालों की क्या आवश्यकता है, वह क्या चाहते हैं, उन्हें क्या सीखना है, इस चीज़ को ध्यान पे रखा जाता है और ध्यान में रख कर के फिर निश्चित की जाती है निरौपचारिक शिक्षा की पाठ्यचर्या, ठीक है। शिक्षण विधियाँ, समय तथा सीखने के स्थान आदि सीखने वालों की सुविधा अनुसार निश्चित होता है, ठीक है। शिक्षण विधियाँ सीखने वालों के अनुसार निश्चित होंगी और समय सीखने वालों के अनुसार निश्चित होगा। और साथ में क्या है, स्थान, सीखने का स्थान, किस स्थान पर सीखना है, जैसा सीखने वाले को सुविधा होगी जिससे, वही स्थान पर उन्हें क्या करा जाएगा, शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। जैसे मानो आप लोग चाहते हैं कि घर बैठे आपको शिक्षा मिले, तो आपको यूट्यूब के माध्यम से या ज़ूम मीट है उनके माध्यम से या गूगल ड्राइव है उनके माध्यम से आपको शिक्षा प्रदान की जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों के माध्यम से जो सीखने वाले हैं, उन लोगों के अनुसार उनको जिस प्रकार सुविधा हो, उस सुविधा के अनुसार सारी चीज़ें निश्चित की जाती हैं, ठीक है। आगे क्या लिखते हैं, प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, खुली शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा, यह सब निरौपचारिक शिक्षा के ही विभिन्न रूप हैं, ठीक है। 4 प्रकार की निरौपचारिक शिक्षा की बात करी हमने यहाँ पे। प्रौढ़ शिक्षा अर्थात जो वयस्क लोग, प्रौढ़ लोग हो चुके हैं, जवान लोग हैं, उन्हें जो शिक्षा चाहिए उस वो शिक्षा निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। अर्थात ऐसे लोग जो जिनकी आयु बहुत ज़्यादा हो चुकी है या 40 के ऊपर हो चुकी है ऐसे लोग, या 30 के ऊपर हो चुकी है ऐसे लोग, किंतु वह पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उन लोगों को शिक्षा दी जाती है, उन लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। सतत शिक्षा अर्थात शिक्षा की ऐसी प्रक्रिया जो सतत है, लगातार चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। और दूसरा खुली शिक्षा जिसे हम ओपन लर्निंग कहते हैं, ठीक है। ओपन लर्निंग निरौपचारिक का ही एक क्या होता है, रूप होता है। ओपन शिक्षा है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी संस्थान के पास जाकर के उसके अनुसार शिक्षा प्राप्त करने की, आप कभी भी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। और दूरस्थ शिक्षा भी इसका ही एक रूप है। दूरस्थ शिक्षा अर्थात मानो मैं यहाँ आपको हरिद्वार में बैठकर कोई कक्षा दे रहा हूँ या दिल्ली में बैठकर कोई कक्षा दे रहा हूँ और आप अपने घर में बैठ कर के शिक्षा प्राप्त करते हैं, उस कक्षा को देखते हैं, कक्षा से ज्ञान अर्जित करते हैं, तो यह दूरस्थ शिक्षा होती है, ठीक है। ये सारे निरौपचारिक शिक्षा के ही विभिन्न रूप होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं निरौपचारिक शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है। इसके द्वारा बच्चों या व्यक्तियों को शिक्षित किया जाता है जो औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए हों, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता, निरौपचारिक शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इससे उन बालकों को या उन मनुष्यों को, उन व्यक्तियों को शिक्षित किया जाएगा जो किसी भी प्रकार, किसी भी कारणवश औपचारिक शिक्षा से क्या रह गए हों, वंचित रह गए हों। ऐसे लोगों को इससे क्या किया जाता है, शिक्षित किया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि
वे लोग जो विद्यालय शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके या पूरी नहीं कर सके, अर्थात ऐसे लोग जो पढ़ना तो चाहते थे लेकिन कभी विद्यालय नहीं जा पाए, या फिर विद्यालय गए तो किसी कारणवश वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन फिर भी उनकी किसी कारणवश पढ़ाई छूट गई है, तो ऐसे लोगों को निरौपचारिक शिक्षा के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है। उनके लिए कार्यक्रम आयोजित कर दिए जाते हैं यूट्यूब के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, तो इस प्रकार से निरौपचारिक शिक्षा का प्रचलन होता है। और दूसरा, प्रौढ़ व्यक्ति जो पढ़ना चाहते हैं, अर्थात ऐसे वयस्क व्यक्ति जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हों लेकिन किसी कारणवश कभी पढ़ ना पाए हों, तो ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा दी जाती है। और कामकाजी महिलाएँ, अर्थात ऐसी महिलाएँ जो पढ़ना तो चाहती हैं लेकिन अपना जीवन यापन करने के लिए, अपना घर परिवार चलाने के लिए उन्हें काम करना पड़ रहा है, ठीक है? तो ऐसी कामकाजी महिलाओं को निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा दी जाती है। और जो लोग औपचारिक शिक्षा में ज़्यादा व्यय नहीं कर सकते, ऐसे लोग जो औपचारिक शिक्षा में, अर्थात जो किसी विद्यालय के पास जाकर के, संस्थान के पास जाकर के उस पे ज़्यादा रुपया खर्च नहीं कर सकते हैं, उन लोगों को भी निरौपचारिक शिक्षा के माध्यम से क्या की जा सकती है, शिक्षा दी जा सकती है, ठीक है? तो ये तो था हमारा शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा क्या है? निरौपचारिक शिक्षा हमने देखी, जिसमें क्या है, किसी संस्थान के पास उसकी पाठ्यचर्या, उसकी सीमा पर बंध करके नहीं रहना है, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की सीमा से बंध करके नहीं रहना है, लेकिन पाठ्यचर्या और जो उद्देश्य हैं वह औपचारिक शिक्षा की तरह इसके क्या कर दिए जाते हैं, पहले से ही निर्धारित कर दिए जाते हैं, ठीक है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है, सामान्य शिक्षा का प्रचार और शिक्षा की व्यवस्था करना, और शिक्षा पाठ्यचर्या सीखने वालों के इसकी पाठ्यचर्या सीखने वालों की आवश्यकता के अनुरूप होती है, जैसा वो लोग चाहते हैं, जो वह सीखना चाहते हैं उसके अनुरूप पाठ्यचर्या बनाई जाती है। शिक्षण विधियाँ हैं, समय है, सीखने का स्थान है, सब सीखने वालों की सुविधा के अनुसार निश्चित किया जाता है। प्रौढ़ शिक्षा अर्थात वयस्क शिक्षा, सतत शिक्षा, लगातार चलने वाली शिक्षा, खुली ओपन लर्निंग, खुली शिक्षा, और क्या कह सकते हैं हम, दूरस्थ शिक्षा, ठीक है? ये सारे भी निरौपचारिक शिक्षा के ही विभिन्न रूप होते हैं। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके द्वारा उन विद्यार्थियों को, उन बालकों को, उन व्यक्तियों को शिक्षित किया जाता है जो क्या थे, किसी प्रकार औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए हैं, ठीक है? जैसे वे लोग जो विद्यालय जाना तो चाहते थे लेकिन विद्यालयी शिक्षा प्राप्त कर नहीं पाए कभी, या पूरी नहीं कर पाए, या वयस्क व्यक्ति जो पढ़ना चाहते थे, घर चलाने के कारण पढ़ नहीं पाए, कामकाजी महिलाएं जो चाहती तो थी शिक्षा प्राप्त करना लेकिन घर चलाने के कारण काम करना पड़ा तो पढ़ नहीं पाई, उन लोगों को शिक्षा दी जाती है। और जो औपचारिक शिक्षा में ज्यादा खर्च नहीं कर पाते हैं, अर्थात जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, उन लोगों को निरौपचारिक शिक्षा के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है? अब क्या लिखते हैं, औपचारिक, निरौपचारिक। निरौपचारिक शिक्षा द्वारा व्यक्ति की शिक्षा को निरंतरता भी प्रदान की जाती है, उन्हें अपने-अपने क्षेत्र में नए-नए आविष्कारों से परिचित कराया जाता है और तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति कराई जाती है, ठीक है? तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति कराई जाएगी और नए-नए आविष्कारों से परिचित कराया जाएगा और निरंतरता प्रदान की जाएगी। निरौपचारिक शिक्षा द्वारा हम क्या करेंगे, व्यक्तियों की शिक्षा को निरंतरता प्रदान करेंगे, अर्थात उनकी शिक्षा बीच में रुकावट ना आए, ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी, उनकी शिक्षा को निरंतरता प्रदान की जाएगी। उन्हें अपने-अपने क्षेत्र में नए-नए आविष्कारों से परिचित कराया जाएगा, अर्थात उनके क्षेत्र में जो-जो नए-नए आविष्कार हो रहे हैं या हो सकते हैं, उन आविष्कारों से परिचित कराया जाएगा, उनका ज्ञान कराया जाएगा, और तात्कालिक आवश्यकताओं की, अर्थात वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिक्षित किया जाएगा कि वर्तमान जो आवश्यकताएं हैं, उन वर्तमान आवश्यकताओं की हम पूर्ति कैसे कर सकते हैं, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं हम अपना अनौपचारिक शिक्षा पर। अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा जिसकी कोई योजना नहीं बनाई जाती, ना कोई उद्देश्य निश्चित होते हैं, ना पाठ्यचर्या और ना शिक्षण विधियां, और आकस्मिक रूप से सदैव चलती है, उसे हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं, ठीक है? ऐसी शिक्षा जिसकी कोई योजना नहीं बनाई जाती है, पहले से कोई तैयारी नहीं की जाती है, ना उसके कोई उद्देश्य निश्चित होते हैं पहले से कि ये उद्देश्य बना लिया, ये एम बना लिया, इसी एम पर, इसी लक्ष्य पर, इसी उद्देश्य पर हमने शिक्षा प्रदान करनी है। ना कोई पाठ्यचर्या बनाई, ना कोई हमने ये लिखा कि इन्हें हिंदी में व्याकरण पढ़ाना है या हिंदी साहित्य पढ़ाना है, ऐसा कोई हमने कोई पाठ्यचर्या नहीं बनाई। ना ही कोई शिक्षण विधि बनाई कि इन्हें व्याख्यान देना है, दृष्टांत देना है, प्रश्न उत्तर पूछने हैं, इस प्रकार की, या आगमन निगमन कोई उदाहरण देना है, या पहले नियम बताने हैं, इस प्रकार की कोई भी शिक्षण विधि निश्चित नहीं की जाती है, ठीक है? और आकस्मिक रूप से अचानक और सदैव चलने वाली प्रक्रिया होती है हमारी अनौपचारिक शिक्षा, जिसे हम व्यापक अर्थ की शिक्षा भी कह सकते
हैं, ठीक है? जो क्या है जीवन पर्यंत चलती रहती है और आकस्मिक चलती है। हम अचानक किसी से चलते-फिरते कुछ भी सीखते रहते हैं। हम अपने दोस्तों से कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, समाज में नए लोग हमें मिलते रहते हैं, हम उनसे सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो इस प्रकार से अचानक हमें जो भी ज्ञान मिलता है, वह हमारा अनौपचारिक शिक्षा होती है, ठीक है? इसकी कोई पाठ्यचर्या निर्धारित नहीं है, कोई योजना निर्धारित नहीं है, कोई उद्देश्य निर्धारित नहीं है, कोई शिक्षण विधियाँ निर्धारित नहीं की गई हैं, ठीक है? आगे बताते हैं, यह शिक्षा मनुष्य के जीवन पर्यंत चलती है और इस शिक्षा का उसके जीवन में सर्वाधिक प्रभाव होता है, ठीक है? यह जो शिक्षा है अर्थात जो अनौपचारिक शिक्षा है, वह मनुष्य के जीवन पर्यंत चलती है अर्थात जन्म से मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। जन्म के पूर्व से या जन्म से ही और जन्म मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है, ठीक है? और इस शिक्षा का उसके जीवन में सर्वाधिक प्रभाव रहता है। जैसे व्यापक अर्थ का सर्वाधिक प्रभाव था, वैसे ही अनौपचारिक शिक्षा का सर्वाधिक प्रभाव हमारे जीवन में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि हम चलते-फिरते, इधर-उधर, आते-जाते, किसी के साथ उठते-बैठते, बातचीत करते, कुछ ना कुछ बातें उनसे सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ ज्ञान हमें उनसे मिलता रहता है। ठीक है, आगे लिखते हैं, मनुष्य प्रत्येक क्षण में इस शिक्षा को प्राप्त करता रहता है। प्रत्येक क्षण वह अपने संपर्क में आए व्यक्तियों तथा वातावरण से सीखता रहता है। ठीक है, मनुष्य क्या करता है? मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षण से अर्थात जो मनुष्य है, व्यक्ति है, वह अपने जीवन के प्रत्येक क्षण से, प्रत्येक पल से इस शिक्षा को, अनौपचारिक शिक्षा को प्राप्त करता रहता है। जैसे मैंने अभी बताया ना कि हम अपने दोस्तों से 2 मिनट बातें कर ली, 2 मिनट दूसरे व्यक्ति से मिल लिए, फिर अगले 2 मिनट हम किसी अन्य से मिल लिए। तो इस प्रकार से हम हर मिनट में, हर पल-पल में किसी न किसी व्यक्ति से कुछ न कुछ शिक्षा प्राप्त करते रहते हैं। यही शिक्षा हमारी अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है, ठीक है? और प्रत्यक्षण वह अपने संपर्क में आए व्यक्तियों और वातावरण से भी सीखता है अर्थात प्रत्यक्षण हर पल हमारे संपर्क में जो व्यक्ति आ रहे हैं, हर मिनट में, हर सेकंड में हमारे संपर्क में जो व्यक्ति आ रहे हैं या हमारा जो वातावरण है, हम उससे हर पल कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखते रहते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है हमारा एक ही ज्ञान स्थायी हो गया है, हम नई-नई चीज़ें सीखते रहते हैं। जैसे आज किसी से कुछ सीख लिया, जब हम अपने अध्यापकों का ये उदाहरण लो यहाँ पे, तो एक अध्यापक आपको कुछ सिखाता है, एक अध्यापक आपको कुछ सिखाता है, एक अध्यापक आपको कुछ और सिखाता है। तो इस प्रकार से हम हर अध्यापक से कुछ ना कुछ अलग सीखते रहते हैं या उनसे हर मिनट में कुछ नई जानकारी हमें मिलती है। आप कक्षा में कभी जाओगे, तो आप विद्यार्थियों को जो प्रतिदिन एक ही ज्ञान नहीं दोगे, एक ही शिक्षा प्रदान नहीं करोगे। क्या करोगे आप अलग-अलग प्रकरण पर अलग-अलग कोई टॉपिक लोगे, उन टॉपिक पर उनको क्या करोगे? शिक्षा प्रदान करोगे, ठीक है? तो इस प्रकार हर कोई जो विद्यार्थी या मनुष्य है वह अपने अनौपचारिक शिक्षा से प्रत्येक क्षण हर पल कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है। बच्चों की प्रथम शिक्षा अनौपचारिक वातावरण में रहकर परिवार में पूरी होती है। ठीक है, क्या बता रहे हैं? जो बच्चों की प्रथम शिक्षा होती है वो अनौपचारिक वातावरण में ही होती है। हमारी जो पहली शिक्षा हुई थी, प्रथम शिक्षा हुई थी, उसको प्राप्त करने हम विद्यालय नहीं जाते हैं। हम अपनी माँ से, अपने परिवार से पहली शिक्षा प्राप्त करते हैं, अपने घर से पहली शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसलिए हमारी जो पहली शिक्षा होती है, वो अनौपचारिक वातावरण में रहकर पूर्ण होती है, ठीक है? जब वह विद्यालय औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने आता है, तो एक व्यक्ति के साथ आता है जो उसकी अनौपचारिक शिक्षा का प्रतिफल है, ठीक है? जब बालक विद्यालय में औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने जाता है, ठीक है? जब वो औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने जाता है, तो उसके साथ एक कोई ना कोई और व्यक्ति भी जाता है। हमारे साथ भी कोई ना कोई व्यक्ति हमारा एडमिशन कराने गया होगा, हमारे पिताजी हैं, माताजी हैं, भाई-बहन, कोई भी चाचा-चाची, कोई भी हमारे साथ गया होगा, ठीक है? तो वह कौन होता है उसकी अर्थात हमारी अनौपचारिक शिक्षा का प्रतिफल होता है, जिनसे हमने अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करी है, जिनसे हमने अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करी है, वही क्या होते हैं हमारे उसके प्रतिफल होते हैं, ठीक है? तो क्या देखा अनौपचारिक शिक्षा में हमने कि यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इसके ना कोई योजना होती है, ना कोई उद्देश्य, ना कोई पाठ्यचर्या, ना कोई शिक्षण विधियाँ। तो इसमें क्या होता है कि हम प्रति क्षण, हर पल, हर मिनट में किसी न किसी से कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखते रहते हैं। हमारे संपर्क में जितने व्यक्ति आते हैं, उनसे हम कुछ ना कुछ नई बातें करते हैं, नई चीज़ सीखते रहते हैं या अपने वातावरण से नया सीखते रहते हैं। और हमारी जो पहली शिक्षा होती है, वह भी हमारे परिवार में रहते हुए अनौपचारिक वातावरण में ही होती है। उसके लिए हमें विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होती है। जब हम विद्यालय में जाते हैं औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने, तब हमारे साथ कोई एक अन्य व्यक्ति भी जाता है, कोई हमारा घर का परिवार का सदस्य हो सकता है, जो हमारा अनौपचारिक शिक्षा का ही क्या होता है, प्रतिफल होता है। प्रतिफल अर्थात जिनसे हमने क्या करी हो, अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करी हो, वही हमारे साथ कहाँ जाते हैं, विद्यालय में हमारा एडमिशन कराने जाते। ठीक है? धन्यवाद विद्यार्थियों आप
आज की कक्षा में होती निरंतर है बने यहीं पर रहने के लिए। समाप्त। आशा करता हूँ धन्यवाद। कक्षा आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए, आज की कक्षा होती है समाप्त यहीं पर, जहां पर हमने देखा